अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक का एक और ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स ईयर 2011 प्राइवेट के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है, जिसके अंदर हमने लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाना है। इससे पहले मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले जो बेसिक काम करते हैं वो जर्नल एंट्रीज बनाना सीखते हैं, उससे फिर लेजर यानी कि टी अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं जनरल लेजर की मदद से। लेकिन कभी कभार आपके पास सवाल डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने को आता है, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, डायरेक्ट लेजर कैसे बनता है वो भी आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में भी आपको बताएंगे। तो आपने अपने पेपर में टाइम बचाना है, प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स को आजमाना है ताकि आपका पेपर ना रहे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो वो आसानी के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाह लतीफ़ एंड कंपनी। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है शाह लतीफ़ एंड कंपनी का ऑन मार्च 31 2011 का, ठीक है ना। मार्च 31 2011 का मतलब है कि ये मार्च के एंडिंग बैलेंसेस हैं। तो मार्च के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो अप्रैल का आएगा, तो इसलिए ये अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, ठीक है जी। तो आपके पास क्या एंडिंग बैलेंसेस हैं? कैश इतना बचा है, अकाउंट रिसीवेबल इतना बचा है, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट। ऑन द अदर हैंड अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, सैलरी पेबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी और कैपिटल, तो डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। 170 से फिर कह रहे हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर परफॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स को, ठीक है ना, पहले 2 हफ्तों में, ठीक है, अप्रैल के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंसेस अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं और अप्रैल में जो ट्रांजैक्शन हुई अप्रैल 5 को कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे की गई, अप्रैल 6 को 1/2 यानी कि हाफ 50% अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट किए गए, 7 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज बेची कैश पर 20,000 की एंड ऑन अकाउंट 30,000। अप्रैल 10 को पे किए गए 1/3 ऑफ द अकाउंट पेबल एंड अप्रैल 14 को एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई कैश बैंक में डिपॉजिट करवा के ऑफ ₹25,000, ठीक है जी। तो इन एंट्रीज को हमने इन अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि ये पीछे से चले हुए आ रहे हैं ये बैलेंसेस, इनमें एडजस्ट करना होगा। और अगर कोई ऐसा अकाउंट जिसका बैलेंस पहले से मौजूद नहीं तो उसका नया लेजर बनाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है प्रिपेयर द लेजर्स, आपने लेजर्स ही बनाने विद ओपनिंग बैलेंसेस ऑन अप्रैल 1, जो अप्रैल 1 को या ये मार्च के एंडिंग है तो अप्रैल के ओपनिंग है। एंड पॉज द अबव ट्रांजैक्शन डायरेक्टली देयर इन, डायरेक्टली उसमें इंटर करनी है। आप चाहें तो रफली जर्नल बना सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने टाइम बचाना है। तो मैंने यहाँ पर एंट्रीज बिल्कुल नहीं बनाई, डायरेक्टली मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। फुट एंड बैलेंस द अकाउंट और फुट एंड बैलेंस द अकाउंट करना है, डायरेक्टली उसमें पॉज कर देनी, ठीक है जी। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और आपने सबसे पहले करना क्या है, देखें। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अकाउंट तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। तो इन 8 अकाउंट का टी अकाउंट तो आपने बना लेना है। सबसे पहले कैश, शाह लतीफ़ कंपनी जनरल लेजर कैश। कैश क्या है? एसेट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी आ गया 20,000 डेबिट साइड, ठीक है जी। उसके बाद बैंक है, बैंक एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। अब बैंक जो है नया आया, पहले से नहीं था, तो अब ये ज़रा देख लें। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, असल में मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट जो की है वो किस हिसाब से की है, जो कि हमारे अकाउंट्स बनते हैं फाइनेंशियल सीक्वेंस के हिसाब से। अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी था, ठीक हो गया। उसका बैलेंस बीडी अप्रैल 1 को डेबिट साइड मैंने लिख दिया, ठीक है, 50,000 से। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट होता है, तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पर लिख दिया 60,000। इक्विपमेंट एसेट
पहले से था 40,000 तो बैलेंस बी डी डेबिट साइड लिख दिया 40,000। अकाउंट पेबल लायबिलिटी बैलेंस बी डी ओपनिंग 30,000 डेबिट साइड लिख दिया। सैलरीज पेबल बैलेंस बी डी अप्रैल 1 को क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है जी, जो कि गिवन था। बैंक लोन बैलेंस बी डी 25,000 क्रेडिट साइड था, लायबिलिटी है, क्रेडिट लिख दिया। कैपिटल का बैलेंस बी डी क्रेडिट साइड लिख दिया, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट होता है, नॉर्मल बैलेंस, सही है। और सेल्स का नहीं था। अब हम इन ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करते हैं एक एक करके। तो देखें आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे कर दी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी कितनी, सैलरीज पेबल यानी कि अनपेड सैलरीज 15,000 थी। तो एंट्री क्या बनी होगी कि सैलरीज पेबल डेबिट लायबिलिटी कम हो गई और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया, साथ साथ बताता भी जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल 5 को कैश क्रेडिट हुआ सैलरीज पेबल की वजह से 15,000, और जो सैलरीज पेबल है वो डेबिट हुआ कैश की वजह से अप्रैल 5 को 15,000। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डेट है वो है कलेक्टेड 1/2 यानी कि 1/2 50% अकाउंट रिसीवेबल आपने कलेक्ट कर लिए। तो 50,000 का 50% 1/2 होता है 25,000 आपने कलेक्ट कर लिए। जब कलेक्ट कर लिए तो कैश आपका डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल 6 तारीख को क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश आपका 6 तारीख को अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 25,000 का डेबिट हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल 6 तारीख को कैश की वजह से 25,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अप्रैल 7 आपने मर्चेंडाइज बेची कैश पर 20,000 की और उधार पर 30,000 की। तो एंट्री आपने क्या बनाई, आपने कैश डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया, और दोनों का अमाउंट मिलाकर सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, 7 तारीख को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश आपका सेल्स की वजह से 7 तारीख को डेबिट हुआ 20,000, उधार पर भी बेचा था तो 7 तारीख को सेल्स की वजह से 30,000, और दोनों का मिलाकर आपकी जो सेल्स होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स यहाँ पर देखें, पहले अकाउंट नहीं था तो सेल्स क्रेडिट किया कैश की वजह से और अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे मैं टिक लगाता जाऊंगा सारे अकाउंट्स हो जाएंगे। उसके बाद पेड 10 तारीख को पेड 1/3 ऑफ द अकाउंट पेबल, 1/3 अकाउंट पेबल पे कर दिया गया। अकाउंट पेबल 30,000 था, 1/3 का मतलब है 10,000। तो लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट, अकाउंट पेबल डेबिट पे कर दिया तो कैश क्रेडिट। तो 10 तारीख को अकाउंट पेबल की वजह से 10,000 से कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, और जो आपका अकाउंट पेबल है वो हो जाएगा 10 तारीख को कैश की वजह से डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है जी। उसके बाद आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई, आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए कैश बैंक में जमा करवा के, तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और आपका बैंक भी बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपका बैंक डेबिट हो गया अप्रैल 14 को 25,000 का, और आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया बैंक की वजह से 25,000 रुपये का। तो तमाम ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अब चलते हैं एक एक करके सबके बैलेंसेस की तरफ और देखते हैं कि किसका कितना बैलेंस बचता है और कौन सा अकाउंट ख़त्म होता है। अब अगर मैं कैश की बात करूं तो डेबिट साइड देख सकते हैं कि 20, 25 और 20, तो टोटल आपके पास यहाँ पर डेबिट साइड हो रही है 65,000 और क्रेडिट साइड 25। तो जो बड़ी साइड होती है टी अकाउंट में वो आमने सामने दोनों जगह आती है। तो 65,000 कैश आया, 25 गए, 65 माइनस 25 तो आपके पास बच गया 40,000। तो जो बड़ी साइड होती है वहाँ नीचे बैलेंस बी डी यानी कि अगले मंथ आपका जो बैलेंस जाएगा वो कैश का 40,000 जाएगा, और छोटी साइड ऊपर बैलेंस सी डी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट मंथ, यानी कि इस मंथ के आखिर में 40,000 आपका बच गया। बैंक में आपके पास 25,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल की वजह से गया था और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। तो बड़ी साइड 25,000 दोनों साइड, और यही आपकी बड़ी साइड के नीचे बैलेंस बी डी और छोटी साइड के ऊपर बैलेंस सी डी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल पहले से 50,000 था, आपने माल बेचा 30,000 का, तो टोटल हो गया 80,000। उस जिसमें से आपने 25,000 कलेक्ट कर लिया था, लेकिन बड़ी साइड 80,000 थी, दोनों साइड 80 में से आपने 25 माइनस किया, तो बड़ी साइड के नीचे रिमेनिंग बैलेंस 55,000 बैलेंस बी डी और छोटी साइड के ऊपर बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट मंथ आ गया। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बैलेंस ऐसे ही 60,000 रहा, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एसिड है, बड़ी साइड दोनों साइड, बड़ी साइड के नीचे बैलेंस बी डी 60,000 और छोटी साइड के ऊपर बैलेंस सी डी 60,000।
इक्विपमेंट, इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बैलेंस BD ओपनिंग 40 था तो 40 का 40 रहा। बड़ी साइड दोनों साइड, बड़ी साइड के नीचे डेबिट बैलेंस BD 40,000, छोटी साइड के ऊपर क्रेडिट बैलेंस CD 40,000। उसके बाद अकाउंट पेबल लाइबिलिटी आपके ऊपर थी 30,000 की बैलेंस BD ओपनिंग, और इस मंथ आपने 10,000 1/3 अमाउंट पे कर दिया, तो 30 बड़ी साइड है, 30 में से 10 पे कर दिया तो 20 अभी भी रह गया। तो बड़ी साइड के नीचे बैलेंस BD 20,000 और छोटी साइड के ऊपर बैलेंस CD डेबिट 20,000। ओके जी। उसके बाद जो सैलरी पेबल था वो बैलेंस BD आपका लाइबिलिटी थी 15,000 थी, जबकि 5 तारीख को उसने क्या कहा था, पेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे कर दी, इसका मतलब पूरी पे कर दी जब उसने अमाउंट नहीं लिखी। तो दोनों साइड आपका अमाउंट बराबर हो गया, यानी कि 15 लाइबिलिटी थी, 15 आपने पे कर दिया तो 0 बैलेंस बचा, कोई बैलेंस BD CD नहीं आएगा, जस्ट बड़ी साइड आमने सामने दोनों जगह आ जाएगी। तो बड़ी साइड क्या, दोनों साइड इक्वल साइड है तो अमाउंट आमने सामने आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बैंक लोन का अकाउंट था, आपके पास इसका ओपनिंग बैलेंस 25,000 था, मजीद कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो बड़ी साइड दोनों साइड 25,000 25,000, बड़ी साइड क्रेडिट साइड है, बैलेंस BD 25,000, छोटी साइड डेबिट साइड बैलेंस CD। ठीक है ना, इधर गलती से BD लिख दिया गया, ये बैलेंस CD है डेबिट साइड। ओके। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस BD ओपनिंग था 1 लाख और बैंक की वजह से ये क्रेडिट हुआ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो 1,25,000, बड़ी साइड दोनों साइड, बड़ी साइड के नीचे बैलेंस BD और छोटी साइड के ऊपर बैलेंस CD। ये कॉपी पेस्ट में गलती हो गई। सेल्स आपका क्या हो गया, कैश और अकाउंट रिसीवेबल की वजह से क्रेडिट हुआ और मजीद कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं, 20 और 30 50 हो गया। बड़ी साइड दोनों साइड, बड़ी साइड के नीचे बैलेंस BD 50,000, छोटी साइड के ऊपर बैलेंस CD 50,000। ठीक है जी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं।